जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोश स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों तक ज़रूर भेजा करिए, ताकि आप जब अपने साथियों को इस वीडियो को भेजेंगे तो आप सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। और आप कैसे सफल होंगे? आप तब सफल होंगे जब आपका साथी सिलेक्शन लेगा, आप सिलेक्शन लेंगे, तभी तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमारी सफलता आप में ही जो है निहित है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलें आगे, आइए स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक बात याद आई कि एक व्यक्ति वो होता है जो सपना देखते देखते सोते रहता है और एक व्यक्ति वो होता है जो सपने को पूरा करने के लिए सोता कम है। ये दोनों में तुलना जरूर करिएगा मेरे प्रिय साथियों, और अपने आसपास इसके तुलना के लिए जो है बात जरूर छेड़िएगा कि कौन सी बात में प्रैक्टिकली तर्क दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है जिससे आपका समझ विकसित हो। जीवन तो चलते रहेगा, अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सपना देखना छोड़ दें और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना छोड़ दें। समझ रहे हैं? ठीक है, बात बहुत गहरी है, आराम से सोचिएगा। चलिए, लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले बहुत सारे क्रिकेट इवेंट्स में जो है इन्होंने काम किया है, इन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई है। आईपीएल के किसी सत्र में जो है ये आईपीएल के प्रमुख भी रहे हैं। तो राजीव शुक्ला जी को बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। अभी चुनाव होना बाकी है। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है ये बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, आइए आंसर देखें। रोशनी देवांगन कहाँ थे बेटा? बहुत दिन बाद आंसर आ रहा है आपका। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, होता है, कोई बात नहीं, वापस आए, ये अच्छा लगा। वीडियो को शेयर जरूर करना। राजीव शुक्ला बिल्कुल सही आंसर है। और सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, अगले प्रश्न का आंसर दिया होगा इन्होंने। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 जो है सूक्तियां हैं और आपका 10,500 के आसपास जो है ऋचाएं हैं। तो इसी क्रम में जो 9वां मंडल है वो सोम देवता और इसे इस पेय पर नामकृत देवताओं पर है। मतलब सोम क्या है, बताओ क्या है सोम? समझ गए होगे? ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में बताना सोम रस क्या है। मतलब सोम क्या है? इसका सेवन नहीं करना लिखाया है, लेकिन ये देवताओं की स्तुति के लिए है। आप देवताओं की स्तुति थोड़ी ना करोगे, जाओगे थोड़ा सा लोगे और इधर उधर डांस वांस कर लिए तो नशा नाश का कारण है। ठीक है, मैं हमेशा समझाता हूं और रोशनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो, अगस्त 2025 में भारत ने कितने मूल्य का वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह दर्ज किया है, जो वर्ष दर वर्ष 6.5% वृद्धि दर्शाता है। मतलब 2025 के अगस्त महीने में जो जीएसटी संग्रहित किया गया है वो है 1.86 लाख करोड़ रुपए। इतना जीएसटी वसूला है। लास्ट टाइम से ये अभी वर्तमान का जो इंक्रीमेंट रेट है, जो बढ़ता हुआ इंक्रीज रेट है, वो है 6.5%। अधिक मिला है, मतलब ज़्यादा जीएसटी वसूला गया है। जिसमें जीएसटी राजस्व का विवरण देखें, जीएसटी जो है मुख्य रूप से देखें तो 4 प्रकार से जीएसटी वसूली जाती है। समझिएगा, हमारे अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक होता है CGST, केंद्रीय जीएसटी, जिसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा जो है सीधा वसूला जाता है और केंद्र सरकार के पास ये फंडिंग जाती है, 31,474 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है SGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 39,736 करोड़ रुपए है। पहले केंद्र के पास जाता है, फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रदान करती है। ये इसकी प्रक्रिया है। फिर उसके बाद है IGST, केंद्र सरकार के पास जाता है। एकीकृत मतलब कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के लिए जो है इसे बांटा गया है, ठीक है, और वो वसूलती है। फिर उसके बाद है कंपनसेशन, जो शेष है वो आपका 11,792 करोड़, ठीक है। रिफंड प्रक्रिया के बाद शुद्ध राजस्व 1.67 लाख करोड़ रुपए हुआ है। 2024 की तुलना में 10.7% की वृद्धि हुई है, लेकिन रिफंड राशि 20% कम हुई है। सोच समझ के वसूला गया है, हर एक चीज पे जांच की गई है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जीएसटी जो वसूली जा रही है, लेकिन व्यापार में मंदी देखने को मिल रही है। व्यापार में मंदी इसलिए देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं वित्तीय नियोजन में सरकार कमी कर रही है, इसीलिए ये होता है। अगर फैक्चुअल रूप से देखे जाए, अगर किसी अर्थशास्त्री की बुक को पढ़े होगे तो, मैं बायस्ड नहीं बोलता, ना मेरे को बीजेपी से मतलब है, ना मेरे को कांग्रेस से मतलब है, मेरे को अपने पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। तो अगर हम देखें, वैश्विक व्यापार में मंदी चल रही है, ये सच बात है। भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है ना, बहुत सारे नियम कानून बन गए हैं भू राजस्व के क्षेत्र में। जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि 5 डिसमिल के नीचे की जो रजिस्ट्री है वो नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उसका 5 डिसमिल का होना जरूरी है। छोटा टुकड़ा की बात अलग है, लेकिन बड़े टुकड़े में 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री नहीं होगा। प्लस तभी नामांतरण दिया जाएगा, तभी आवंटन होगा। तो ऐसे बहुत सारे तनाव चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारा आसपास इर्द गिर्द का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी रोड की प्रणाली है, जो आसपास गड्ढे दिखते हैं, बस्तियां दिखती हैं, वो सभी चीज़ों को नियोजित किया जा रहा है, इसलिए तनाव चल रहा है। तो मैं सरकार की यहाँ तारीफ भी किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बीजेपी का शासनकाल है अभी। तो मैं बायस्ड बात नहीं करता, मैं अनबायस्ड व्यक्ति हूँ। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भी बहुत रिफंड हो रहा है भाई। अमेरिका में आयात निर्यात की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। तीसरा नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब अचानक 50% जो है क्या कर दिया है, टैरिफ बढ़ा दिया है। कौन? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे करके उनका स्वागत किए थे मोदी जी, ठीक है। मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप किसी को भी इतना भी सर में मत चढ़ाओ कि बाद में वो परेशानी बन जाए। अगर एक नज़रिए देखिए कि ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था, उसमें मोदी जी बोल देते अगर, अरे हमारी वजह से जो है सीज फायर हुआ, जैसे ट्रंप ने कह दिया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर मैंने करा दिया, तो हम भारत के नागरिक और बात को रख सकते हैं। मोदी जी को बोल देना चाहिए था, अरे ईरान इजराइल का सीज फायर हम करवाए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ईरान के चाहने वाले लोग जो है बोले हैं, ऐसे करके, समझे। खैर, अपने को क्या लेना देना है, IR का मामला है, ऐसा नहीं सोचना है। जागरूकता इसी में है, जीवित इसीलिए हो कि आप सारी चीज़ों को तर्क कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो और साथ में उसका जवाब भी दे सकते हो। इसी को ही जीवित मनुष्य कहा जाता है। बाकी चरवाक जैसे जीवन यापन करना है, खाओ पियो मस्त रहो, जब तक जियो उधारी मांग के घी पियो, ठीक है। चलो GST के बारे में बात करें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, यह एक प्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। एक देश एक टैक्स को और एक मार्केट बनाने का मुख्य उद्देश्य था। बहुत सारे लोग परेशान हुए थे इसमें, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, अब लागू हो चुका है।
पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन अब एक टैक्स देना पड़ता है, वो है जीएसटी। अलग अलग क्राइटेरिया में बटा हुआ है। SGST राज्य के अंदर लेन देन होता है, केंद्र सरकार को मिलता है। SGST राज्य सरकार को मिलता है। IGST केंद्र सरकार को, बाद में राज्य सरकार को इसका हिस्सा दिया जाता है। UGST केंद्र शासित प्रदेश को, केंद्र सरकार को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए PDF है, आप लोगों को ये मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक GST होता है आपका ये वाला यूनियन टेरिटरी GST दिखाया होगा, UTGST है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है सीधा। क्लियर, चले आगे। 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, व्यय विभाग में क्या नाम है इनका? TCA कल्याणी। बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, काफ़ी जो है समय से ये वित्त मंत्रालय में कार्य कर चुकी हैं। साथ ही साथ इनका अन्य क्षेत्रों में भी, उर्वरक के क्षेत्र में, MTNL में इनका योगदान रहा है, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम रहा है। हमारे बहुत खास व्यक्ति हैं, सलाम कर रहे थे तो मैं उनको ऐसे जवाब दिया, इसलिए मुस्कुराया मैं। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय में काम कर चुकी हैं। क्या नाम है इनका? TCA कल्याणी। ठीक है, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अगर महालेखा नियंत्रक की बात करें तो केंद्र सरकार का मुख्य लेखा सलाहकार होता है। ये केंद्रीय खातों और रखरखाव का रिपोर्ट करता है। ठीक है, रखरखाव करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। वार्षिक और मासिक वित्तीय विवरण जारी करता है, मतलब साल भर का वित्तीय विवरण रखेगा और आपका मासिक वित्तीय विवरण रखेगा। व्यय और आय की निगरानी करेगा। साथ ही साथ लेखा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार लाएगा। किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी दिखाई देगी तो जिम्मेदारी इसी की रहेगी, इन्हीं की रहेगी, और इनके नीचे के टीम वाले काम करते हैं। ठीक है, 1976 में महालेखा नियंत्रक का पद आया है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। कौन है वर्तमान में? TCA कल्याणी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, सीधा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? तो इनका नाम है एयर मार्शल संजीव घुराटिया। क्या नाम है? संजीव घुराटिया। याद रहेगा, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफिसर मेंटेनेंस, एयर ऑफिसर इन मेंटेनेंस चार्ज के हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया ये वायुसेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटेनेंस में ध्यान नहीं दिया जाए तो कौन गिर गया था भाई? अभिनंदन गिर गए थे। ठीक है, पुरानी गाड़ी हो गई थी वैसे, वो उसको रिटायर कर दिया गया है। कौन सी गाड़ी थी बताओ, मतलब कौन सा जहाज था बताओ? एयर मार्शल संजीव घुराटिया जी जो है एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस बने हैं 1 सितंबर 2025 को। ठीक है, याद रहेगा। और भारतीय वायुसेना के मुख्यालय वायु भवन नई दिल्ली में रहेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इसमें दिखाई दे रहा है। पुरस्कार प्रदान हुए हैं इन्हें। लेकिन पूछने वाला सवाल यहाँ पर क्या है? तो भारतीय वायुसेना से पूछा जा सकता है, स्टैटिक पोर्शन से, है ना। डायनेमिक तो हमने पढ़ लिया कि उन्हें नियुक्त किया गया है। तो 1932 में 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई है नई दिल्ली में। भारत की हवाई सीमा और सुरक्षा और वायु प्रणाली को जो है ये रक्षा करती है। साथ ही साथ इसका स्लोगन है क्या? टच द स्काई विथ ग्लोरी, है ना। क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, यहां से पूछा जा सकता है। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, कमांड सेंटर पूछ सकता है। कमांड सेंटर कहाँ कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, बैरियर में, आपका जम्मू कश्मीर में है, वाइजैक में है। ठीक है, ये याद रखें। साथ ही साथ प्रशिक्षण संस्थान पूछा जा सकता है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है ना। पायलट ट्रेनिंग होती है यहाँ। तकनीकी अधिकारी प्रशिक्षण होता है बेंगलुरु में। ठीक है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में। एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल बेंगलुरु में है, टेस्ट पायलट प्रशिक्षण कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सम्मान से प्रश्न पूछा जाता है कि वायुसेना में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं? तो वीर चक्र बहादुरी के लिए, अति विशिष्ट सेवा पदक उत्कृष्ट सेवा के लिए, विशिष्ट सेवा पदक दिया जाता है विशिष्ट सेवा में। ठीक है, उसका फुल फॉर्म यहाँ दिखाई दे रहा है, यही है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, यही कहा जाता है इसे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में वही है।
5 से 12 सितंबर 2025 तक विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का 53वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है ग्वांगू, दक्षिण कोरिया में ना, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया। नाम बहुत खतरनाक रहता है कई कई जगह का, है ना, तो आप याद रखेंगे ग्वांगजू, फ्वांगजू, स्वांगजू, ग्वांगजू, है ना। लोग ऐसी बात भी करते हैं। दक्षिण कोरिया में है, 53वां संस्करण रहा है और 500 तीरंदाजी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। विश्व में तीरंदाजी क्षेत्र में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन कराता है। 1931 में स्थापना हुई है। विश्व तीरंदाजी महासंघ आयोजक है इसका। 4 सितंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई है। क्लियर? चलें आगे। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है? तो ये है 21वां संस्करण है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। अलास्का में होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी यहाँ जाएगी प्रॉपर जो है ट्रेनिंग करने के लिए, और इसमें दोनों देशों की सेनाएं जो हैं सामरिक दक्षता और सहयोग परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी, अर्थात एक दूसरे को जितना ज़्यादा हो सके अपनी सैन्य क्षमताओं का आदान प्रदान करेगी। टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो यूज़ करते हैं भारत जो करता है वो अमेरिका सीखेगा, अमेरिका जो करता है वो भारत सीखेगा। क्लियर है? इसमें एक चीज़ याद रखना है, भारत की ना मद्रास रेजिमेंट जा रही है इसमें। उच्च ऊंचाई और कठिन भूभागों में युद्ध के लिए जानी जाती है, तो जोरदार होने वाला है। और आर्कटिक वोल्स ब्रिगेड कॉम्बैट जा रही है जो कि अमेरिका की है, तो ये दोनों टुकड़ियां प्रयास करेंगी। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा वो नहीं करना। मैं बताया एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ड्रोन मानव रहित हवाई प्रणाली कैसे यूज़ करना है, पर्वतीय युद्ध तकनीकें कैसे होंगी, एक दूसरे को कैसे हम सहयोग दे सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें बस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बिहार राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया है? जीविका निधि। जीविका निधि महिलाओं को, किसको? महिलाओं को कम ब्याज दर में ऋण प्रदान करने का एक क्या है? योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। और इस माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बिहार की जो महिलाएं हैं, जो इंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, जो व्यवसाय मतलब जो व्यापार के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन महिलाओं को ज़्यादा ऋण देने वाली जो छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस संस्था होती है जो कि 18% ब्याज दर, 24% ब्याज दर में ऋण प्रदान करती है, उससे ये बच पाएंगे और उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। लिखा हुआ है ग्रामीण महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण देना और उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलें आगे। चलो, भारत में पहली मेड इन इंडिया प्रोसेसर टेस्ट चिप तैयार की गई है। 32 बीट प्रोसेसर को क्या नाम दिया गया है? विक्रम। पहला जो है चिप तैयार किया गया है। अब भारत आत्मनिर्भर होते जा रहा है। इसका काम इसका उपयोग किस में किया जाएगा? इसरो के द्वारा पहली बात इसे आपका बनाया गया है। कठोर लॉन्च व्हीकल में अंतरिक्ष की चरम परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाया गया है। काफ़ी उच्च ताप, उच्च दाब, उच्च परिपक्वता में जो है ये क्या कर सकता है? काम करेगा। ऐसा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 से चालू हुआ है। 3.5 साल में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है इसरो को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में बना है। बेंगलुरु में मुख्यालय है। विक्रम साराभाई संस्थापक है। डॉक्टर वी नारायणन इसके अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा सत्र यहाँ पर हो गया। अब रिवीजन करते हैं फटाफट। आदिवाणी आदिवासियों के AI संचालित जनजाति अनुवाद ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है, जिससे सारे जनजातीय भाषाओं को समझा जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज में भारत और जापान के बीच में साझेदारी हुई है।
एजुकेशन गर्ल्स के नाम से ये एक एनजीओ है, एक फाउंडेशन है जिसको पहली बार बालिकाओं की शिक्षा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान की ये संस्था है, ठीक है। एशिया का नोबल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। चलो आ जाओ। तियानजिन चीन में 25वीं बैठक हुई थी संघाई कॉरपोरेशन की, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है के बीच जो है वहां पार्टिसिपेट किए, ठीक है। ईट राइट फॉर बेटर लाइफ के लिए 1 से 7 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसका थीम रखा गया है। गूगल को पार्टिसिपेट कर लिया गया है आईसीसी के द्वारा महिला क्रिकेटर्स को प्रमोट करने के लिए, महिला क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? चलो बताओ। उपनिषद पुस्तकें निम्न में से किस पर आधारित है? धर्म पर है, योग में है, विधि पर है या दर्शन में है? आप लोगों के लिए प्रश्न है। सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।